हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लेके आया हूँ BHU MSc फिजिक्स का सॉल्यूशन 2018 का जो पेपर है, जिसका कंटिन्यू मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। इसके पहले मैंने 2 सेट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैंने प्रॉब्लम 1 to 35 तक सॉल्व किया हुआ है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं टॉप 25 प्रॉब्लम लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 to 60। ये पार्ट 3 है, सोल्यूशन 2018 BHU MSc फिजिक्स। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर आर बेस्ड ऑन। जो व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर होता है वो किस पे बेस्ड होता है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हाई गेन। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले, या जो भी क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा हम व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में, मैं डिटेल नहीं बताता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ पॉइंट आप नोट कर लें कि ये जो व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर होता है, ये जो दिया हुआ है व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है, ये करता क्या है? ये पहला पॉइंट लिखिए। ये क्या होता है? जनरेट करता है, जनरेट साइन वेव। ये साइन वेव को जनरेट करता है, ठीक है, एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखे रहें, ये जनरली पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप याद रखे रहें, ठीक है। और ये किसमें होता है? इट यूजेज फीडबैक सर्किट, ठीक है। ये फीडबैक सर्किट को यूज करता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ RC सर्किट। क्या मतलब है? यहाँ पे रजिस्टेंस भी होगा और कैपेसिटेंस भी होगा। तो RC सर्किट यहाँ पे नोट डाउन करें आप, RC सर्किट कनेक्टेड विथ ए पैरेलल RC ऑफ सेम कंपोनेंट वैल्यू, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ये भी याद रखे रहे हैं, पैरेलल में। तो इस बात को जानने से पहले हम एक पॉइंट जान लेते हैं कि ये फीडबैक क्या होता है। फीडबैक, जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, तो ये फीडबैक होता क्या है? तो फ्रेंड जानते रहिए कि फीडबैक क्या है। फीडबैक को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग पार्ट ऑफ ए सिग्नल आउटपुट फ्रॉम ए सर्किट बैक टू द इनपुट ऑफ दैट सर्किट, ठीक है। जो भी आउटपुट हमें सिग्नल मिलता है किसी भी सर्किट का, अगर हम उसको उसके इनपुट को रिटर्न कर देते हैं, इसको बोलते हैं फीडबैक। तो व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर जो होता है वो बेस्ड होता है पॉजिटिव फीडबैक पे। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन है, इसको आप टिक मारें, ठीक है। तो ऑप्शन भी ए क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट, ठीक है। यूनिवर्सल गेट क्या होता है? पहले आप नॉर्मल गेट जाने कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। जो गेट के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, ये सब आप BSc में पढ़े होंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक किसको, किस किस गेट को बोलते हैं। केवल 3 गेट को बोलते हैं, आर एंड नॉट, ठीक है। ये 3 गेट क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल गेट क्या होता है कि ऐसा गेट जिसके यूज करके हम ये तीनों गेट को ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, नॉर गेट, ये आपका क्या है? ये आपका राइट ऑप्शन है। ये यूनिवर्सल गेट इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर गेट को नॉर और नैंड गेट दोनों को बोला जाता है। तो यहाँ पे नॉर दिया, हो सकता है 2020 नैंड दे दे, तो ये भी आप पढ़े रहें, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ऑप्शन बी को राइट ऑप्शन मारें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फॉर एन आइडियल डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P इज गिवन बाई। देखिए, पोलराइजेशन P को हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका राइट ऑप्शन है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट अगर आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होती है D = एप्सिलॉन नॉट E + P, ठीक है। अब यहाँ से D की वैल्यू लिख लीजिए आप, एप्सिलॉन E = एप्सिलॉन नॉट E + P, ओके। अब P की वैल्यू को अगर आप निकालेंगे, ये ऐसे निकाल लीजिए, P क्या हो जाएगा आपका? P की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन E - एप्सिलॉन नॉट E, ओके। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, एप्सिलॉन E को कॉमन ले लीजिए। एप्सिलॉन E को अगर आप कॉमन लेंगे, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 1, एप्सिलॉन E को कॉमन ले लीजिए, एप्सिलॉन E है ना, ठीक है। अगर आप एप्सिलॉन E को कॉमन लेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन E की जगह आप एप्सिलॉन नॉट E थोड़ा सा कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट E को कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी में एप्सिलॉन नॉट E दिया हुआ है। तो एप्सिलॉन नॉट E को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट -1, ठीक है। तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या मान लें? ये कांस्टेंट K मान लें, ओके। तो यहाँ पे P की वैल्यू आ जाएगी आपकी, P की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट E × K - 1, जो कि आगे ऑप्शन आपको बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्लैसियस-मोसोटी रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BHU MSc फिजिक्स और MSc जियो फिजिक्स दोनों में ये आता है। तो क्लैसियस-मोसोटी इक्वेशन में जो आपका ऑप्शन होता है वो इस तरीके दिया जाता है कि n अल्फ़ा है, अल्फ़ा पोलराइजेबिलिटी है आपकी, ठीक है, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट = K - 1 अपॉन K + 2। तो देखिए यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू पूछा हुआ है, अल्फ़ा के टर्म में, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से
अगर आप देखेंगे तो 3 एप्सिलॉन नॉट बाई एन के माइनस 1 अपॉन के प्लस 2। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपका वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को आप टिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है द डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 6.2 इंटू 10⁻30 कूलम पर मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या गिवन क्या है यहाँ पे, टी इज कल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, डाइपोल जो है वो आपका गिवन है, डाइपोल की वैल्यू आपकी जो गिवन है वो गिवन है 6.2 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। पूछा क्या, पोलराइजेबिलिटी पूछा है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है आपकी, पी बाई ई होती है। तो अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में ई की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अगर ई की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, और हम ई की वैल्यू चाहे तो हम सिंपली अब कैलकुलेट कर सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे p में हमें q इंटू 2l मतलब डिस्टेंस भी चाहिए, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट वैसे दिया हुआ था p, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे हमें फिर से वो डिस्टेंस की वैल्यू नहीं मिल पा रही है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे आई थिंक ये बोनस होगा सारे स्टूडेंट के लिए, ये क्वेश्चन बोनस है, इसको आप क्लेम कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। चलिए, तो इसका कोई भी आंसर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक वेक्टर आर रिलेटेड एट, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मैग्नेटिक वेक्टर आर रिलेटेड एट। इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर आप जानते होंगे तो बी इक्वल टू क्या होता है, अगर फार्मूला आप देखे होंगे तो बी इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट एम प्लस एच, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि इसमें दिया इसमें क्या क्या मतलब होता है, बी का क्या मतलब है। तो बी जो होता है आपका, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये याद रख के रहिए। जिनको पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो जान लें। एच क्या होता है यहाँ पे, एच होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। और एम क्या है, एम मैग्नेटाइजेशन है डाइपोल का, तो ये आप मैग्नेटाइजेशन नोट करें एम को, ठीक है। अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, इन तीनों में रिलेशन होता है जो एच की वैल्यू दी जाती है वो दी जाती है एच इक्वल टू होता है आपका, इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई या बी बाई म्यू नॉट माइनस एम, ठीक है, बी बाई म्यू नॉट माइनस एम। एम को उधर भेजे तो बी बाई म्यू नॉट की वैल्यू आपकी आ जाती है एच प्लस एम, तो बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी म्यू नॉट एच प्लस एम, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी आप देख रहे हैं राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को आप राइट ऑप्शन टिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर ए हायर वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो हायर टेम्परेचर पर ससेप्टिबिलिटी होती है, मतलब काइम की जो वैल्यू होती है वो कैसे वेरी करती है। क्यूरी लॉ से आप जानते हैं काइम की वैल्यू जो होती है, अगर आप देखें तो क्यूरी लॉ से काइम की वैल्यू जो होती है उस प्रोपोर्शनल टू 1/t होती है। एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू होती है काइम इक्वल टू 1c अपॉन कॉन्स्टेंट होता है t माइनस टी सी या टी नॉट, जो भी ले लीजिए। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t होती है तो यहाँ पे आप इसको टिक करें, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी पर आवर इन द आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर द हिस्टेरिसिस लूप ऑफ विच इज इक्विवेलेंट इन एरिया 2500 अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, और गिवन है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, डेंसिटी ऑफ आयरन इतना, वेट ऑफ आयरन 10 kg, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, द लॉस ऑफ एनर्जी पूछा है। देखिए, हिस्टेरिसिस लूप की जो एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे वही क्या होती है, टोटल लॉस ऑफ एनर्जी होती है। तो एक पॉइंट आप याद रखे रहें, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी। ये पेट है, क्लास 12 का क्वेश्चन है ये, इसको आप देख सकते हैं। तो एनर्जी लॉस हम कैसे निकालेंगे, याद रखे रहिए। एनर्जी आपका लॉस का फार्मूला होता है NA/V इंटू टी, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ, तो एन को NA/V को लिख सकते हैं आप m/t इंटू टी, सब गिवन है, मल्टीप्लाई करते जाइए। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू अगर आप देखें तो ये दिया हुआ आपका 50, ठीक है। ए की वैल्यू देखिए 2500, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए 10/7.5 इंटू 10⁻3। सब देखिए एम के सिस्टम चेंज कर दीजिए, हम पहले बोल रहे हैं एम के सिस्टम में आप चेंज करेंगे सारा का सारा। टी कितना है, टी यहाँ पे टाइम है, ओके, तो पर आवर में निकालना है। तो 1 आवर में अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड। कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा, मैंने करके देखा है, तो 6 इंटू 10⁻4 जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल, हाँ जूल आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो जो थर्ड ऑप्शन है वो 6 इंटू 10⁻4 के करीब करीब है। तो ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी जो आपको हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन सी को आप राइट ऑप्शन टिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या कर रहा है, एक करेंट आई इज फ्लोइंग इन ए टोराइड
coil of a circular cross section of radius r with capital N number of turns distributed uniformly over its circumference. If A is the cross sectional area of the toroid, the self inductance. देखिए टोराइड के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड सेल्फ इंडक्टेंस हमें एक्चुअली L निकालना है, ठीक है। देखिए दो तरह के इंडक्टेंस होते हैं, बता दूं मैं आपको, एक होता है सेल्फ, एक होता है म्यूचुअल। ओके, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए सेल्फ के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मान लीजिए गैलोमीटर लगा दीजिए आप, ये इंडक्टेंस है, इसमें आई मान लीजिए करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस होता है कि अगर मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या में ये रखा हुआ है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, डेट मीन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का अपोज करता है, ठीक है। इस तरह का इंडक्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और यही काम अगर यहाँ पे दो म्यूचुअल दो कॉइल ले लें और एक में जो करंट फ्लो, एक में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसका जो अपोज करे दूसरा कॉइल करे, दूसरे कॉइल में जो करंट जनरेट हो रही है, तो उस तरह के इंडक्टेंस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस यहाँ पे पूछा गया है, तो हमें टोराइड के सेंटर पे या टोराइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो मैग्नेटिक फील्ड का हमें वैल्यू पता है, क्लास 12th में आप देख लीजिएगा, वो होता है म्यू नॉट NI, रेडियस कितना है 2 पाई, कैपिटल R दिया है तो कैपिटल R कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म निकाल दीजिए, 5B जो हो जाएगा आपका क्रूज इंटीग्रल B डॉट ds हो जाएगा, राइट। B की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, ये हो जाएगा म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई R, और ds मतलब एरिया एलिमेंट, राइट। एरिया को आप ले लीजिए ये, ओके। सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है L इक्वल टू N 5B बाई I, N 5B बाई I कर लीजिए, ठीक है। 5B की वैल्यू ऊपर दी है तो N का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, A अपॉन 2 पाई R। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो आई थिंक जो ऑप्शन ए है आपका म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन 2 पाई R, यही आपका क्या है राइट ऑप्शन, जिसको आप राइट ऑप्शन टिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, टू इंडक्टर्स L1 L2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टोटल इंडक्टेंस L विल बी। देखिए यहाँ पे इंडक्टर्स दिए हुए हैं, दो इंडक्टर्स हैं L1 एंड L2, एक L1 है आपका और एक L2 है, इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, और M आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ पे दो कॉइल भी हो जा रहे हैं, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आंसर दिया है इसमें दो, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, आपको पता है कि एक्चुअली ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप अगर यहीं पे L1 प्लस L2 माइनस 2M एक ऑप्शन दे देता, तब यहाँ पे एक कंडीशन लग जाती, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लेम भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन के थ्रू आपको देना चाहिए, एक टर्म देना चाहिए। देखिए क्यूमुलेटिवली कपल्ड अगर होते हैं सीरीज में, याद रखे रहिएगा, मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होता है कि 2020 में ये सब इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सब क्वेश्चन जनरली जियो फिजिक्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो क्यूमुलेटिवली कपल्ड इन अगर सीरीज होंगे ये दो कंडक्टर, तो उसका रिजल्टेंट L जो होता है वो होता है L1 प्लस L2 प्लस 2 है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप यहीं टिक करेंगे, ये कोई कंडीशन नहीं दिया है। लेकिन यही अगर यही याद रख लीजिए, अगर ये डिफरेंशियली कपल्ड सीरीज हो जाते हैं, ठीक है, कपल्ड सीरीज, तो इस समय जो होता है आपका L वो हो जाता है L इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2 है। तो हो सकता है कि 2020 में ये प्रॉब्लम पूछ दें, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर याद रख के रहें, इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर R1, इंडक्टर L1 एंड कैपेसिटर C1 कनेक्टेड इन सीरीज गिव्स ए रेजोनेंस एट सेम फ्रीक्वेंसी F at the second similar combination R2, L2 and C2. If the two circuits are connected in series, the whole circuit will resonate at frequency. चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी पे दिया हुआ है, तो आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको पता है, करते हैं हम लोग, वो होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो पहले वाले के लिए ले लेते हैं L1 C1, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को दोनों इक्वल होंगे, और दूसरे वाले के लिए लेते हैं 2 पाई अंडर रूट L2 C2, राइट। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा, दोनों का बराबर है, तो L1 C1 इक्वल टू L2 C2, ओके। यहाँ से आप निकाल लीजिए, एक का दूसरे का रिसिप्ट निकाल लीजिए। जैसे सपोज के लिए हम L1 का L2 का रिसिप्ट निकाल लें, तो L1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं L2 C2 बाई L1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। आप दोनों को अगर सीरीज में, कंडीशन क्या है, सीरीज में ऐड करना है, ये याद रखिए, सीरीज बोला है, सीरीज में अगर हमें ऐड करना है, तो सीरीज में अभी हमने बताया था कि L की वैल्यू जो होती है L1 प्लस L2 हो जाएगी, ओके। और सीरीज में कैपेसिटेंस को दो अगर ऐड करेंगे तो 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/C1 प्लस 1/C2। तो C की वैल्यू आ जाएगी आपकी C1 C2/C1 प्लस C2, राइट। अब कंडीशन क्या है, L इक्वल टू L1 प्लस L2 लगा दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा L1 प्लस L2 इंटू
LC ऑसिलेशन है, ये आपका C1 C2 अपान C1 प्लस C2। एक काम करिए आप, C1 C2 अपान C1 प्लस C2 को इधर करिए, L1 की वैल्यू जो इक्वेशन 1 है यहाँ से पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा L2 C2 बाई L1 प्लस L2 राइट फ्रॉम 1। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका C1 C2 अपान C1 प्लस C2, दोनों में से L2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, L2 को कॉमन लेंगे तो C2 बाई C1 प्लस 1, ठीक है। तो फिर से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 C2 L2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। और इसको सॉल्व कर दी तो ये आ जाएगा आपका C1 प्लस C2 अपॉन C1। तो C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल आउट, C1 से C1 कैंसिल आउट, तो L की वैल्यू आ जाएगी क्या, L2 C2। ये सीरीज में अगर आप जोड़े हैं, ठीक है। यहाँ से फिर से आ गई तो एफ डैश की फ्रिक्वेंसी आप निकाली, नए वाले कम्बिनेशन की निकाली, ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC, ठीक है। अंडर रूट LC की वैल्यू फिर से आ जाएगी आपकी क्या, 2 पाई, ये एक्चुअली LC कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो L1 L2 C2, जो कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, F के इक्वल हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन C होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान से देख लें, आप समझ लें, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो 12th है उसको भी आप ध्यान से पढ़ें, 12th की जो फिजिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या करता है, एक कैपेसिटर आप 250 पिको फैराड, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ कॉइल हैविंग इंडक्टेंस ऑफ 16 मिली हेनरी, ओके, एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस 20 ओम। द सर्किट का इम्पिडेंस पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिए गिवन क्या है वो देख लें, गिवन देखिए C दिया हुआ आपका कितना, 250 पिको फैराड। 250 पिको फैराड को आप सिंपली फैराड में चेंज करें, ये हो जाएगा आपका। L कितना दिया आपका, 16 मिली हेनरी, इसको हेनरी में चेंज करें आप इजीली, 16 इंटू 10⁻³ हेनरी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 ओम, ठीक है। इम्पिडेंस पूछा हुआ है, जेड पूछा गया है, देखिए इम्पिडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, जेड की वैल्यू हो जाएगी L/RC, ठीक है। L कितना है आपका, 16 इंटू 10⁻³ और R की वैल्यू कितनी है, 20, और C की वैल्यू कितनी है, 250 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके आप आंसर मैच कराएं तो आपको मिलेगा कि जो ऑप्शन डी है आपका वो 3.2 इंटू 10⁻6, यही आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 3.2 इंटू 10⁻6, ठीक है। राइट ऑप्शन आप ऑप्शन डी को टिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ डिस्पर्सिव मीडियम ग्रुप वेलोसिटी Vg एंड वेलोसिटी Vp इज रिलेटिव टू, देखिए दो तीन चीज़ें पूछी जा रही है BHU में। एक देखिए फेज वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बाई के, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, डी ओमेगा बाई डी के, ओके। और इन दोनों में जो रिलेशन होता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में क्वेश्चन 48 जो कह रहा है, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो होता है, याद रख रहिए, Vg = Vp माइनस लैम्डा डी Vp बाई डी लैम्डा। तो ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। आल्दो आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कहेंगे तो मैं इसको कैलकुलेट करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो वैसे आप ऑप्शन बी टिक मारें, अगर आपको कैलकुलेट करके चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दे दूंगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 49, फोटोन ऑफ एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग थ्रू 180 डिग्री, द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। हमें यहाँ पे एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन बताना है और फोटोन की एनर्जी दी हुई है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कॉम्पटन स्कैटरिंग फार्मूला से पता है कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी H/m0c 1 माइनस कॉस फाई। यहाँ पे फाई कितना दिया हुआ है, फाई आपका दिया हुआ है 180 डिग्री, तो कॉस फाई की वैल्यू कॉस 180 डिग्री देंगे तो -1 आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2H/m0c, ये याद रखे रहिए। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2H/m0c। सब वैल्यू पुट कर दीजिए आप। H की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। m0 की वैल्यू कितनी है, 9.1 इंटू 10⁻31। C की वैल्यू नोट डाउन कर ले, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको चेंज कर दें, चेंज करके आप पाएंगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्स, अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, 4.86 इंटू 10⁻12 मीटर, ओके। इनिशियल एनर्जी कितनी दी हुई है ए की, वो दी है आपकी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसको जूल में चेंज कर लें, ये हो जाएगा 1.02 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होती है आपकी Hc बाई लैम्डा, तो यहाँ से इस जूल की ई की वैल्यू ये वाला पुट कर दें और लैम्डा की वैल्यू निकाल लें। तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी आपकी करके देख लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये आएगी 1.21 इंटू 10⁻12 मीटर, ठीक है। तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा डैश की वैल्यू हो जाएगी 4.66 प्लस 1.21
इंटू 10⁻12 मीटर, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी आपकी 6.07 इंटू 10⁻12 मीटर, ठीक है। ई डैश की वैल्यू निकाल ली, ई डैश क्या हो जाएगा एच सी बाई लेमडा डैश। लेमडा डैश की वैल्यू ये है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी की वैल्यू है। इसको आप कन्वर्ट कर दें और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो आप पाएंगे आएगा जो आंसर आपका 0.2043 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा 0.204 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग आर प्रोपोर्शनल टू। देखिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में हमें डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग पूछा गया है, ठीक है। तो काफ़ी सही क्वेश्चन है ये। ऑप्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा आप ध्यान देंगे। तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में जो nth फ्रिंज होती है, जो उसका डायमीटर होता है और उसका फार्मूला आपको याद है, अगर नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ, वहाँ से आप इसको आराम से निकाल लेते हो। जो dn की वैल्यू होती है वो होती है आपकी, याद रखे रहिएगा, √4 म्यू लेमडा आर अपान सॉरी ये dn की जो वैल्यू होती है वो होती है अब √4 n यहाँ लिख लें आप 4n लेमडा आर बाई म्यू, ठीक है, ये होती है। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो dn जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, ठीक है। ये पूछा द डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग आर प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे पहले दिया नेचुरल नंबर जो कि गलत है, दूसरा दिया स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, ये राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी जो आपको होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, इसको आप टिक करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए थीन शीट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.50 इज प्लेस्ड इन द पाथ वन ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम इन ए बाइप्रिंज एक्सपेरिमेंट with a monochromatic source of wavelength lambda equal to 5000 angstrom. The central fringe shift to a position originally occupied by a 10th bright fringe. The thickness of the sheet is. देखिए क्वेश्चन इजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो फार्मूले होंगे आपके पास, अगर सीट लगा रहे, अगर सीट नहीं लगा रहे, ठीक है। विदाउट सीट की पहले हम बात करते हैं। विदाउट सीट के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? विदाउट सीट उस समय क्या होगा? विदाउट सीट में अगर हम एक्शन की बात करें, उसका जो फार्मूला होता है आपका वो होता है एन डी लेमडा बाई टी, ठीक है। और विथ सीट की बात करें, अब यहाँ पे आप आ जाइए विथ सीट, उस समय क्या होगा? उस समय जो एक्शन का फार्मूला होगा आपका वो हो जाता है, याद रखे रहिएगा, टी इन ब्रैकेट एन लेमडा, ये हो जाएगा आपका एन लेमडा प्लस म्यू -1 इंटू टी अपॉन टी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखे रहिए, विथ सीट और विदाउट सीट, ओके। अब देखिए ये जो क्या दिया, 10th ब्राइट फ्रिंज दिया हुआ है, ठीक है। तो जो x10 विदाउट सीट होगा, याद रखे रहिएगा, x10 विदाउट सीट, ठीक है, वो किसके इक्वल है? कह रहा था सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट टू ए पोजीशन, सेंट्रल फ्रिंज के इक्वल है। सेंट्रल फ्रिंज क्या है? मतलब n की वैल्यू आपकी 0 होगी, x0 विथ सीट, ठीक है। इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो n की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 डी लेमडा बाई डी। तो 10 डी लेमडा बाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी म्यू -1 इंटू टी। एन की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 लेमडा अपन म्यू -1, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी दी है? 1.5 दी हुई है यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 10 लेमडा अपन 0.5 20 लेमडा, और 20 लेमडा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आराम से इजीली, ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻5 मीटर आएगा, जो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको टिक करें और आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 पॉइंट सोर्स S1 एंड S2 ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग S1 S2। व्हाट विल बी द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस? चलिए इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को बनाते हैं यहाँ पे आज, ठीक है। क्या होगा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस? देखिए एक ले लीजिए, अभी बना ही देते हैं हम। ये ले लीजिए S1, ये ले लीजिए S2, मिला दीजिए इसको, ठीक है, इससे मिला दीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल फ्रिंज पे जो सेंट्रल शेप होगा वो हो जाएगा आपका सर्कुलर होगा। क्यों होगा? देखिए लोकस जो हैं ऑल पॉइंट के, हम यहाँ पे लिख देते हैं रीजन देखें आप, जो लोकाई होगा ऑल पॉइंट का, ऑल पॉइंट ऑफ कांस्टेंट फेज, सबका फेज जो होगा वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ओके। और ये आपका क्या होता है? सर्कुलर होता है। इसके जो फ्रिंज बनेगी वो भी क्या बनेगी? सर्कुलर बनेगी। तो ऑप्शन बी आप यहाँ पे राइट टिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। 53 क्या कर रहा है? इन ऑर्डर टू मेक ए ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी फॉर ग्लास दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है 53 में।
Okay. Non-reflecting over a wide wavelength range around lambda, a thin film is deposited on it. The refractive index mu f and the thickness d of the film should be. देखिए, अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग अगर होती है, एक चीज़ याद रख लीजिए, फॉर नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग क्या होता है उसमें, नॉन रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टेड जो रे होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे इंटरफेयर करती है। उस समय जो आपका कंडीशन बनेगा, जानते रहिए, वो बनेगा आपका 2 म्यू एफ टी कॉस थीटा, 2 म्यू एफ टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है, एन प्लस हाफ लैम्डा, और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे आप, तो डी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी लैम्डा अपन 4 म्यू एफ। ओके, डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, लैम्डा अपन 4 म्यू एफ निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लिए कि क्या है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए टी की जगह डी दिया हुआ है, तब डी यहाँ पे एक्चुअली क्या करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप डी कर लें तो लैम्डा अपन 4 म्यू एफ आ जाएगी। तो दो ऑप्शन में लैम्डा अपन 4 म्यू एफ है, अगर केवल एक ऑप्शन में रहता तो हम डायरेक्ट वो ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें टोटल ट्रांसमिटेंस देखना पड़ेगा, मतलब डी टी बाई डी लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर डी टी बाई डी लैम्डा कैलकुलेट करें, ठीक है, और उसको 0 करते हैं, उस समय जो म्यू एफ की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट म्यू जी इंटू म्यू है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका म्यू जी इंटू म्यू है, तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसको टिक करें और आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे जो कंटिन्यू देख रहा हूँ कि ऑप्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑप्टिक्स के एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं जाएंगे। ऑप्टिक्स के जितने क्वेश्चन हैं आप जरूर लगा के जाएँ, उसको पढ़ के जाएँ, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए कह रहा है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 मिरर्स इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर डिक्रीज। देखिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, जिसको याद होगा वो अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो नोट डाउन करें। उसमें जो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है, फ्रिंज विड्थ वाई इक्वल टू वो होता है एन डी लैम्डा बाई डी। डी क्या है यहाँ पे, कैपिटल डी की जो बात करें उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्स। देखिए इसमें जो सोर्स होता है वो कोहेरेंट होता है, तो ये जो कैपिटल डी होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्स। यहाँ पे जो स्मॉल डी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्स है, ठीक है। लैम्डा क्या वेवलेंथ है और नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, ठीक है। अगर डी की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर डी की वैल्यू आप डिक्रीज करेंगे तो जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ वाई की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिंज जो होगा, जो भी फ्रिंज है वो क्या करने लगेगा, एक्सपेंड करने लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ पे, द फ्रिंज पैटर्न एक्सपेंड्स, वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, द स्प्रेड ऑफ ए सेंट्रल मैक्सिमम इन द फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन। देखिए डिफ्रैक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑप्टिक्स को अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन दस से 15 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो 40 से 45 नंबर आपके बन जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 जो कह रहा है वो कह रहा है द स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इन द फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन बाई ए सिंगल स्लिट इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाई। देखिए फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो सिंगल स्लिट में जो फर्स्ट मिनिमा एकर करती है वो किस पे करती है, वो लैम्डा इक्वल टू बी, उसमें क्या होता है लैम्डा इक्वल टू बी साइन थीटा होता है, ओके। और थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे आप तो थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स लैम्डा बाई बी, ओके। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स लैम्डा बाई डी। तो फॉर स्मॉल एंगल के लिए अगर एंगल स्मॉल है, इफ़ एंगल क्या हो आपका स्मॉल हो, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा वो बनता है लैम्डा बाई बी इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू लैम्डा बाई ए, सॉरी लैम्डा बाई बी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑप्शन ए है आपका वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56 पे देखते हैं 56 क्या कह रहा है। कह रहा है 2 मिली वाट लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 6 × 10⁻5 सेंटीमीटर इज फोकस्ड ऑन ए रेटिना बाई ए ह्यूमन आई लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ एफ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड पपिल डायमीटर 2 मिलीमीटर। द इंटेंसिटी ऑन द रेटिना विल बी इन द ऑर्डर ऑफ। इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी काफ़ी सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें तो ठीक है, फोकस लीडर के लिए अगर हम फोकसिंग स्पॉट की बात करें तो फोकसिंग स्पॉट क्या होता है, फोकसिंग स्पॉट को क्या बोलते हैं, एफ लैम्डा बाई टी बोलते हैं।
फोकसिंग स्पॉट को बोलते हैं एफ लैम्डा बाई कैपिटल डी। तो फोकसिंग स्पॉट क्या है आपका, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, एफ की वैल्यू भी दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू भी दी हुई है और कैपिटल डी की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2 मिलीमीटर है। तो 2 मिलीमीटर को लिख सकते हैं आप 2 × 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ की वैल्यू आपको दी है 2.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो जो डी की वैल्यू आएगी, करके देख लिए फोकल स्पॉट की जो वैल्यू आएगी लेजर पल्स की। ठीक है, तो फोकसिंग स्पॉट की जो वैल्यू आएगी एफ लैम्डा बाई डी में अगर आप पुट करें तो करके देखते हैं। चलिए, एफ की वैल्यू कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 × 10⁻² लिखें इसको। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 × 10⁻5, अच्छा सेंटीमीटर ही दी हुई है, जिसको आप मीटर में चेंज करें कोई दिक्कत नहीं, -7 करें। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका कैपिटल डी, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 मिलीमीटर, तो 2 × 10⁻³ करें, इसको सॉल्व करें तो ईजी है यहाँ पे। आप यहाँ से 3 2 जा 6 7.5, ठीक है, आई थिंक 7.5 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका -7 और -2, ये हो जाएगा -7 और -2 -9 हो जाएगा और -3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आई थिंक इतना ही आएगा -6 मिलीमीटर। ठीक है, फोकसिंग स्पॉट जो आएगा। अब हमें क्या पूछा, क्या इंटेंसिटी पूछिए, तो इंटेंसिटी का फार्मूला याद रखे रहिए। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 2p/π इंटू फोकसिंग स्पॉट जो होता है, इसको चलिए आर ले लेते हैं, आर का स्क्वायर, फोकसिंग स्पॉट को आप आर ले लीजिए। ठीक है, तो पावर कितना दिया हुआ है 2 मिलीवाट, तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 रखें और आर की वैल्यू दी है आपको 7.5 × 10⁻³ जो भी दी हुई है उसको आप टिक करें, तो 7.5 × 10⁻³ ये आप इसको टिक कर लें। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने पे देखें क्या आता है। तो आई थिंक सॉल्व करने पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सही ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁸ के आसपास। तो जो ऑप्शन सी होगा आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक करें। तो फ्रेंड्स, मैं अभी घर पे हूँ, तो मेरी एक छोटी सी भांजी है, तो वीडियो बनाते समय वो काफ़ी हल्ला करती रहती है, तो आपको हो सकता है कुछ अनवांटेड नॉइज़ मिलता हो, तो उसके लिए सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स on the grating is increased such that the grating element becomes 2.5 lambda. How many orders will be seen on the screen? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो कंडीशन होता है, कंडीशन को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो होता है a + b sin थीटा = n लैम्डा। a + b को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, याद रखे रहिए, इसको बोलते हैं आप ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, a + b sin थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर आप लिखेंगे a + b sin थीटा = हो जाएगा पर 2.5 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2.5 लैम्डा। तो sin थीटा क्या है आपका, मैक्सिमम वैल्यू कितना देता है sin थीटा का, मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखें तो होगा 1। ये इम्प्लाइज करेगा n की वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर ही केवल मिलेगा, जो ऑप्शन बी है आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, वही क्या होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58, द रेडियाई ऑफ द सर्किल ऑफ ए जोन प्लेट इज गिवन बाई Rn = 0.1 √n सेंटीमीटर। द मोस्ट इंटेंस फोकल पॉइंट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा = 5 × 10⁻15 सेंटीमीटर विल बी एट अ डिस्टेंस। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जोन प्लेट के लिए अगर हम nth ऑर्डर रेडियस की बात करें, अगर आप जोन प्लेट ले लीजिए, जोन प्लेट में क्या होता है, अगर nth ऑर्डर रेडियस की अगर हम बात करें तो Rn की वैल्यू जो होती है वो होती है √, अगर आप देखेंगे तो ये होती है n लैम्डा × f। ठीक है, वो कितना दिया हुआ हमें 0.1 × √n सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, n = अगर हम 1 पुट करें तो R1 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी दी हुई है 0.1 दी हुई है। ओके, और R2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें, अगर यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हैं तो R1 की ये हो जाएगी, R2 की कितनी हो जाएगी 0.1 × √2, इसकी वैल्यू होती है 1.414, ये हो जाएगा 0.1414। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब R2² - R1² आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो R2² - R1² अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 1 लैम्डा × f, पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.01, 2 - 1 = 2 - 1 लैम्डा f। तो f की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगी 0.01 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 0.01/5 × 10⁻5
इसको सॉल्व कर लें, ये अप्रॉक्सीमेटली 200 सेंटीमीटर आएगा, जो ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the minimum thickness of the base of a prism that can resolve the two lines of a sodium light centered at 5890 angstrom and 5896 angstrom? The given value of refracting index of a prism material is 1.6545, of wavelength 6563 angstrom and 1.6635 at wavelength 5270 angstrom। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, मिनिमम थिकनेस बताना है। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। और रिजॉल्विंग पावर अगर आप देखेंगे उसका जो फार्मूला होता है वो होता है लैम्डा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू बी डी एन बाई डी लैम्डा। सारी वैल्यू दी हुई है, पुट करते जाइए। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5893 एंगस्ट्रॉम, ये रख लीजिए। डी लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 6 एंगस्ट्रॉम के अकॉर्डिंग आएगा, तो 6 रख लीजिए। बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये हो जाएगा आपका डी एन की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी, कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0.0 और ये कितना आएगा 0.0090। ठीक है, और डी लैम्डा कितना हो जाएगा आपका, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1290। ठीक है, हाँ 1290। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकती है। यहाँ से बी की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई किए तो 14 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करते हैं। एन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट प्लेस्ड इन एयर एट पोलराइजिंग एंगल, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज। देखिए अनपोलराइज्ड लाइट दिया हुआ है और ये प्लेस्ड किसमें, ऑन ए ग्लास प्लेट प्लेस्ड इन एयर एट पोलराइजिंग एंगल, तो रिफ्लेक्टेड लाइट। देखिए अनपोलराइज्ड लाइट अगर गिरेगी तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो क्या होगी, पार्शियली पोलराइज्ड होगी। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर ज़्यादा होते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका हमें दिख रहा है वही क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और जो भी नीडी स्टूडेंट है आपको मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप घर पे होंगे, आप अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।